एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लास्ट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने क्या क्या सुने थे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, हमारे कोर्स में नहीं है। बाकी तीनों टूल्स हम कर चुके हैं एनालिसिस के। ये लास्ट टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। रेशियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। चलो मान लेते हैं सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हियर मेरा करंट रेशियो 2:1 है। इसका मतलब क्या होता है? Current assets twice current liabilities. Good financial position or not? Yes, sir. In the short term, ideal position, best possible position. तो आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? Yes, sir. ओके, कि सेफ है, लिक्विडिटी स्ट्रांग है। बट अगर आपको पता चले कि मैंने बैंक से लोन ले रखे हैं 50 करोड़ के, जिसकी वजह से मेरा बैंक बैलेंस इतना ज्यादा बना हुआ है, करंट रेशियो तो वो आइडेंटिफाई, करंट एसेट्स मतलब बैंक बैलेंस, वो सोर्स तो देख ही नहीं रहा। मेरे बैंक में पैसा है, मैंने बैंक लोन बोरो किया तो बैंक टू बैंक लोन, बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक लोन तो ना करंट एसेट में आता है ना करंट लायबिलिटी में, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो करंट एसेट तो सही आ रहा होगा, बट क्या वो पैसे मेरे थे? No, sir. तो आइसोलेशन में अगर हम कोई टूल यूज करें तो मिसलीडिंग हो सकता है। Yes, sir. तो वो प्रॉब्लम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व कर देगा। वो ये बताएगा कि बड़ी अच्छी बात है, आपके पास पैसा है, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपने लोन लिया हो, ऐसा हो सकता है कि आपने एसेट्स बेचे हो, तो भी आपका बैंक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आप क्योंकि आप काउंटर कर सकते थे, फिर सर हम डेट इक्विटी रेशियो देख लेते तो हमें पता चल जाता है कि इन्होंने बोरोइंग्स कितनी है। तो मैं कहता चलो ठीक है, अब मैंने बोरोइंग्स नहीं, मेरे बैंक में 50 लाख पड़े हैं, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, तो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी बेची, बैंक टू फिक्स्ड एसेट, फिर बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो पैसा आ कहां से रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि नहीं होगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी? होगा सर। बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये सारी चीजें बताती है कि पूरे साल में पैसा कहां से आया, पैसा कहां खर्च हुआ, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। वो सेग्रीगेट कर देता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो सेग्रीगेट कर देता है। क्या सेग्रीगेट कर देता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया और गया। उसको फर्दर नॉन ऑपरेटिंग को फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में वो कैटेगराइज करता है, ताकि आपके सामने एक पिक्चर आ जाए कि ठीक है मेरा बैंक बैलेंस इतना है, सब कुछ सारी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रही हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये नहीं बता रही कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज के सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस क्या थे। वो इंफॉर्मेशन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देती है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेंदी है, लेंदी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आराम आराम से चलेंगे, 100% समझ आएगा अगर साथ साथ करोगे तो। मैं गारंटी देता हूं मुश्किल नहीं है, दिमाग लगेगा। यस, मुश्किल नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती, क्या है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट? अभी तो आपको आइडिया दिया है, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं ये कैश इक्विवेलेंट्स? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में पढ़ा था, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वही हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वही हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन आएगी तो हम देखेंगे कैसे एक और कंपोनेंट को करंट एसेट्स के, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में माना जाएगा। कह रहे मतलब कैश फ्लो जब हम बनाएंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अपनी एक डेफिनेशन आएगी,
तो ध्यान रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश इक्विवेलेंट्स में क्या था और यहाँ पे क्या है, सब कुछ सेम है, एक और कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किया जाएगा, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जब हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे. So cash flow statement is a statement which shows inflows and outflows of cash and cash equivalents during the accounting period from, categorize करा flows को, operating, investing and financing activities. तो during the period मतलब एनुअली बन सकती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को, जो लिस्टेड कंपनीज है उनको क्वार्टरली भी बनानी पड़ती है. तो एक पीरियड का, उस पीरियड का, क्वार्टर है तो क्वार्टर का, हाफ ईयर है तो हाफ ईयर का, ईयर है तो ईयर का. दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट एज ऑन डेट, दिस इज फॉर द पीरियड. इसको ना इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, ऐसे होते कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर. Transactions that increase cash and cash equivalents are inflows of cash and cash equivalents, and transactions that decrease it are outflows of cash and cash equivalents. जिनसे आपका कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस बढ़ रहा है, उसको कैटेगरी दी जाती है इनफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. जिनसे आपका कम हो रहा है, जो आपके खर्चे हैं, उनको बोलते हैं आउटफ्लोज. Cash and cash equivalents include cash in hand, cash at bank, marketable securities. Marketable securities, ये important point है. Marketable securities भी included होती हैं cash and cash equivalents में. Unless specified, current investments are taken as marketable securities, hence are included in cash and cash equivalents. Schedule 3 पार्ट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट जो फॉर्मेट है उसमें करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अलग आती हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग आता है. रिमेंबर? यस और नो? यस सर. पहला आइटम होता है करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग आते हैं. यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट माना जाता है क्या? करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज. एक ही बात है, वो कह रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट्स एक ही चीज मानी जाएगी. अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, कह रहे वो मार्केटेबल समथिंग व्हिच कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट. मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ भी, कोई भी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मार्केटेबल which can be sold in the market immediately. कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि 1 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा. इसीलिए इसको कैश इक्विवेलेंट माना जाता है while preparing a cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 शेड्यूल 3 के रूल्स एप्लीकेबल नहीं है. कह रहे एक सेपरेट स्टेटमेंट है. ये किसने इशू करी? कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड. क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम? कैश फ्लो स्टेटमेंट. वहां पे इसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है. कौन इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? CA इंस्टीट्यूट, ICAI. तो उन्होंने फॉर्मेट दिया. उन्होंने कहा भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब करा, वो अपना करंट एसेट्स दिखाते हैं जैसे मर्जी. जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगे. Cash flow statement is prepared according to Accounting Standard 3 revised cash flow statement. The accounting standard prescribes that cash flow statement can be prepared either by, कह रहे 2 मेथड्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है. हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड. बट जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, बोर्ड प्रैक्टिकल्स, तो उसमें डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आ सकता है. तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि उसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है. आ सकता है, जरूरी नहीं है. बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता. डायरेक्ट मेथड इज नॉट इन द कोर्स. इनडायरेक्ट मेथड है. तो हम जितनी भी बातें करेंगे ना,
इनडायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे, कोर्स में ही वही। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम cash flow under 3 heads, namely operating activities, investing activities, and financing activities. Cash flow statement by indirect method is prepared from the financial statements. तो financial statements के basis पे, statement of profit and loss and balance sheet के basis पे आप बनाएंगे cash flow statement. I repeat, difficult बिल्कुल भी नहीं है, easy है, lengthy है, पूरा chapter interconnected होगा, पूरा चैप्टर इंटरकनेक्टेड होगा। डे 1 पे जो हमने करा है, अगर हमें समझ नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो गैप मत आने देना, कुछ भी चल रहा हो दुनिया में, कोई भी आपकी क्लास चल रही हो, बिना रिवाइज करे, बिना होमवर्क करे नेक्स्ट क्लास अटेंड मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। सो बी केयरफुल। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट डन।